ठीक है, थर्ड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं रिफ्लेक्शंस ऑन द रीवीकनिंग ईस्ट का। तो द मोस्ट सिनिस्टर एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक टेक्निक इज इन रिगार्ड टू वीपन्स ऑफ वॉर। जो सबसे सिनिस्टर कैसे कहते हैं? सिनिस्टर के मतलब होते हैं शैतानी सिनिस्टर। सबसे शैतानी काम साइंसी टेक्निक का इन रिगार्ड टू वीपन्स ऑफ वॉर, जंग के हथियार बनाने के लिए जो साइंटिफिक टेक्निक्स जो जंगों के हथियार को बनाने में इस्तेमाल की जाती हैं, वो सबसे शैतानी काम है। जो कि आपको बताया था मैंने कि पैसिफिस्ट हैं, ये एंटी वॉर मतलब है, जंग के ख़िलाफ़ है, तो जंग के हथियारों के भी ख़िलाफ़ है। जैसे कि आपने फर्स्ट टाइम में प्रोग्रेस पढ़ा होगा अगर, तो मिसेस मेल्डन की जो कहानी थी, तो उसके अंदर ये था कि मिसेस मेल्डन भी जंगों के ख़िलाफ़ थी। उनका बेटा एडी जो मर गया था जंग में, उसकी वजह से। मस्ट वी fear that the independence of Asian countries will bring an increase in the amount of human energy devoted to war। हमें किस चीज़ से डरना चाहिए कि एशियाई कौमों की आज़ादी के बाद वो उसमें इंसानी तवानाई में इजाफा होगा, जो जंग पर मुंसलिक हो जाएंगे, जंग के साथ जुड़ जाएंगे। और मे वी होप दैट द न्यू इन्फ्लुएंस ऑफ एशिया इन द वर्ल्ड विल बी थ्रोन ऑन द साइड ऑफ पीस। या फिर हमें ये उम्मीद करनी चाहिए कि एशिया पर जो नए असरात दुनिया में पड़ रहे हैं, उसकी वजह से अब वो अमन की तरफ गामजन हो जाएगा। या दो में से कोई एक ही चीज़ होगी, या तो जंगों की तरफ मुब्तला हो जाएगी एशियन कंट्रीज़, या अमन की तरफ गामजन हो जाएगी। उम्मीद तो इसी की है कि अमन की तरफ गामजन हो जाएगी। आई थिंक इट इज़ टू अर्ली टू हैव एन ओपिनियन। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी है अगर मैं कोई राय दूँ अपनी एज टू वॉट इज़ लाइकली टू हैपन इन दिस रिस्पेक्ट, कि क्या होने वाला है। अगर मैं सोचूं इसके बारे में, तो शायद इसके बारे में अभी राय नहीं दे सकता मैं, क्योंकि कल का इल्म तो किसी को नहीं पता, सिर्फ खुदा जानता है। बट इट इज़ नॉट टू अर्ली टू हैव एन ओपिनियन टू व्हाट इज डिज़ायरेबल। लेकिन ये बहुत जल्दी इस बात पे नहीं है कि हम एक ऐसी राय दें कि क्या डिज़ायरेबल है, मतलब चाहत या काबिल चाहत क्या है, मतलब मैं चाहता क्या हूँ इस ये तो बता सकता हूँ ज़रूर, ठीक है। मतलब होने वाला क्या है ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन मेरी चाहत जो है वो मैं बता सकता हूँ। The organization of the world into two vast blocks filled with bitter hostility to each other is disastrous। जब ये दुनिया की तंजीम दो वास्ट ब्लॉक्स में, वास्ट मतलब होते हैं कुशादा, ब्लॉक्स मतलब हिस्सों में, filled with bitter hostility, बिटर मतलब सख्त, और हॉस्टिलिटी किसे कहते हैं? हॉस्टिलिटी के मतलब होता है दुश्मनी, सख्त दुश्मनी भरी हो जिसमें एक दूसरे के लिए। इस डिजास्टरस, वो डिजास्टरस है। डिजास्टरस मतलब वो मोहलिक है, ख़तरनाक है, तबाहकुन है। मतलब जब दुनिया दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है और दोनों दुश्मन होते हैं एक दूसरे के, ऐसा होना तबाहकुन होता है। ये वर्ल्ड वॉर्स के ऊपर रख कर ये बात कर रहे हैं, क्योंकि जब जंग अजीम जब हुई थी तो दुनिया दो पार्ट में तकसीम हो गई थी, और दोनों मतलब और दुनिया के दो पार्ट्स आपस में लड़ रहे थे। वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर एक को हम सेंट्रल पावर्स कहते थे, एक को अलाइड पावर्स कहा करते थे, ठीक है। तो सेंट्रल पावर्स और अलाइड पावर्स के बीच में लड़ाई चल रही थी, ठीक है, और पूरी दुनिया आपस में लड़ रही थी। कोई कौम जर्मनी का साथ दे रही थी, कुछ कौम इंग्लैंड का साथ दे रही थी। तो इस तरह से पूरी दुनिया आपस में मुठभेड़ थी, और ये बड़ी ख़तरनाक बात थी, क्योंकि इससे करोड़ों लोगों की जानें ज़ाया हो गई इस जंग की वजह से। द एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट्स नॉट बिलोंग टू दिस ब्लॉक इज टू बी वेलकम्ड। किसी ऐसे रियासत का क़याम जो दोनों में से किसी ब्लॉक से ताल्लुक़ नहीं रखेगा, उसको खुशामदीद कहा जाएगा। सिंस इट गिव्स सम होप, चूँकि इससे उम्मीद मिलेगी दैट इफ़ अ थर्ड वर्ल्ड वॉर ब्रेक्स आउट, कि अगर कोई तीसरी जंग अजीम शुरू होती है, शुरू होना, ब्रेक्स आउट शुरू होना, अगर कोई तीसरी जंग अजीम शुरू हो जाती है, अ पोर्शन ऑफ मैनकाइंड विल एस्केप इट्स हॉरर। तो बनी नौ इंसानी का कोई हिस्सा तो ऐसा होगा जो इसकी हौलनाकियों से, इसकी हॉरर से, हॉरर्स हौलनाकी, इसकी हौलनाकियों से बच पाएगा। मतलब कोई ऐसा न्यूट्रल जोन दुनिया में होना चाहिए कि भाई दो लोग, आप दो पार्ट्स आपस में लड़ रहे हो, तो तीसरा पार्ट बोले भाई मुझे नहीं खेलना, मतलब मैं नहीं आ रहा इस रास्ते में, तुम लोग लड़ो मरो कुछ भी करो, मुझे न्यूट्रल रहना है। इसका मतलब अगर वो बाकी लोग मर भीड़ के ख़त्म हो जाएं, तो एक ऐसा खिता तो दुनिया का हो जो बचा रहे, जिसमें सिविलाइजेशन, तहजीब बची रहे। वरना थर्ड वर्ल्ड वॉर जो होगी वो तो समझ न्यूक्लियर वॉर होगी। थर्ड वर्ल्ड वॉर, न्यूक्लियर वॉर तो ऐसी होगी कि दुनिया ही ख़त्म हो जाएगी। उसमें एक बम मारा किसी ने दूसरे कंट्री में, ख़त्म दुनिया, फिर वहाँ से एक मारी तो उस कंट्री ख़त्म। तो मतलब ऐसी जंग होगी ना थर्ड वर्ल्ड वॉर, तो एटॉमिक वॉर होगी। तो उसके लिए कोई कंट्री ऐसे होने चाहिए जो कि बचे रहें इस जंग की हौलनाकियों में, ठीक है। तो वही कह रहे हैं कि एशिया को वो होप करते हैं कि एशिया वो पोर्शन होगा जो न्यूट्रल रहेगा, और वेस्टर्न नेशंस की तरह लड़ाइयाँ फड्डे नहीं करते रहेगा, जैसे वर्ल्ड वॉर 1 और 2 उन्होंने की।
आई थिंक एशिया शुड सीक टू प्रिजर्व व्हाट हैज़ बीन ऑफ वैल्यू इन इट्स ओन ट्रेडिशनल सिविलाइजेशन। मुझे लगता है एशिया को प्रिजर्व करना चाहिए, प्रिजर्व मतलब बचाना, एशिया को बचाना चाहिए जो उसके ट्रेडिशनल सिविलाइजेशन, उसके रिवायती तहजीब के अंदर जो वैल्यूज़ हैं उसको, एंड शुड नॉट अलाउ इटसेल्फ टू बी स्वैम्ड बाय सम ऑफ द वर्स्ट फीचर्स ऑफ वेस्टर्न थिंकिंग अंडर द एक्सप्रेशन दैट दिस इज़ द ओनली वे टू प्रिजर्व इंडिपेंडेंस। और उसको स्वयं बाय, स्वयं मतलब ख़त्म हो जाना, ख़त्म हो जाना, और उसकी तहजीब ख़त्म नहीं हो जानी चाहिए मगरबी सोच के कुछ बदतरीन खदुकाल की वजह से, और इस बात को सोचते हुए कि यही वाहिद तरीका है आज़ादी को बचाने का। मतलब उसके जो सिविलाइजेशन है ट्रेडिशनल एशिया के एंटीक और ग्लोरियस एंशियंट, उसको ख़त्म नहीं होना चाहिए किसी भी तरह से, या वो तहजीब का वो हिस्सा हमेशा बाकी रहना चाहिए जो कि बहुत कीमती है, वो असासा, एक असासी की तरह है जो एशियन सिविलाइजेशन है। तो जंगों में उसका खात्मा होना बहुत बुरा है, तो एशियंस को हमको अपनी आज़ादी को बचाना होगा। ठीक है। इट इज़ ऑफ कोर्स ट्राइफल एब्सर्ड टू स्पीक ऑफ एशिया एज अ यूनिटी। ये यकीनन बिल्कुल फजूल बात है, ट्राइफल एब्सर्ड है ये। ट्राइफल, ट्राइफल कैसे कहते हैं? ट्राइफल मतलब होता है बिल्कुल, एब्सर्ड, एब्सर्ड मतलब बेकार, फजूल बात है ये। टू स्पीक ऑफ एशिया एज अ यूनिटी, कि हम एशिया की बात करें एज अ यूनिटी, इत्तेहाद के तौर पे, कि एशिया एक यूनिटी में रहेगा, एक इत्तेहाद में रहेगा। नॉट ओनली अपोजिशन टू वेस्टर्न एम्पीरियलिज्म हैज़ कॉज्ड पीपल टू थिंक इन दैट दीज टर्म्स। चूँकि मगरबी साम्राज्य के ज़रिए असर रहते हुए लोगों ने इस चीज़ को सोचना शुरू कर दिया है। एशिया कंटेन्स हाफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। एशिया में दुनिया की आधी आबादी रहती है, दुनिया की आधी आबादी जो है ना वो एशिया में रहती है। बड़े बड़े पॉपुलेशन वाले कंट्रीज़ है, चाइना और इंडिया ही उठा दो तो आधी आबादी हो जाएगी दुनिया की, समझ जाओ। ठीक है, चाइना और इंडिया की ही आबादी इतनी है कि पूरी दुनिया के बराबर हो जाएगी वो, पाकिस्तान मिला दो तो हो ही जाएगी। ठीक है, तो बड़े बड़े कंट्रीज़ जो है ना, बांग्लादेश, ये सब बड़े बड़े मतलब हाईली मतलब थिकली पॉपुलेटेड नेशंस हैं। चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इन चारों को मिला दो तो पता नहीं कितनी ही आबादी निकल जाएगी ऊपर। ठीक है, क्योंकि बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है ना ये चारों कंट्रीज़। तो कहते हैं एशिया में दुनिया की आधी आबादी रहती है, मतलब बाकी जो कॉन्टिनेंट्स है ना, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, सबको मिला दो तो उतनी आबादी सिर्फ एशिया में, इतनी बड़ी आबादी एशिया के अंदर है। एंड एटलीस्ट 3 वेरी डिस्टिंक्ट सिविलाइजेशन, और कम से कम 3 बहुत डिस्टिंक्ट मतलब मुख्तलिफ तरह की, अलग अलग तरह की सिविलाइजेशन तहजीबें मौजूद हैं। 3 तरह की बड़ी तहजीबें भी हैं जो अलग है तीनों एक दूसरे से। दैट ऑफ इस्लाम, मतलब इस्लाम की तहजीब एशिया के अंदर आपको मिलेगी। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, इराक, ईरान, सऊदी अरबिया, सीरिया, यमन, UAE, कतर, ओमान, बहरीन, जॉर्डन, लेबनान, इन सब कंट्रीज़ के अंदर मिलेगी ना आपको। ये सब मुस्लिम कंट्रीज़ के नाम ले रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से। एंड द चाइना कल्चर आपको मिलेगा, चीन का कल्चर अलग मिलेगा आपको, चाइना में मिलेगा, तिब्बत में मिलेगा, मंगोलिया में मिलेगा, जापान में मिलेगा, नॉर्थ कोरिया में मिलेगा, साउथ कोरिया में मिलेगा, सिंगापुर में मिलेगा आपको, थाईलैंड में मिलेगा आपको, वियतनाम में मिलेगा आपको, हांगकॉन्ग में मिलेगा आपको। ये सब चाइनीज़ टाइप का कल्चर है ये पूरा। मतलब ये सब जहन में आएगा ना तो एक ही जैसे लोगों की शक्ल जहन में आएगी। आपके सामने मैं चाइनीज़, जापानीज़, कोरियन खड़ा कर दूँगा, परेशान हो जाएगा कौन है, तीनों भाई लगेंगे दूसरे के। आपने कभी देखो ना चाइनीज़ जापानीज़ एक ही जैसे लगते हैं, बोलेंगे भी तो चिंग पोंग पिंग एक ही तरह से बोलेंगे, आप भी बोलोगे एक ही बंदा यार, ये लोग अलग अलग नहीं है। मतलब वो आप नहीं कर पाओगे उसमें कि क्या फ़र्क है। कर लेंगे आप, फ़र्क कर लेते चाइनीज़ जापानीज़ में, नहीं फ़र्क कर पाते ना, वो एक ही जैसे लगते सारे। आप कर लेते हो फ़र्क? अच्छा, सब लगता है एक ही भाई है सारे। जैसा हमारे यहाँ ना पाकिस्तानी इंडियंस को फ़र्क नहीं कर पाते, मतलब पाकिस्तानी इंडियंस और बांग्लादेशी में फ़र्क नहीं पड़ाते। ज़्यादातर पाकिस्तानी को इंडियंस कहा जाता है। आप कभी जाएंगे ना अमेरिका में, अगर आपसे कहेंगे आर यू इंडियन, तो इंडियन कहेंगे, क्योंकि वो लगता है पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया सब इंडियन है। मतलब हम एक जैसे लगते हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है हमें। जैसा हम चूँकि पाकिस्तानी हम पहचान लेते भाई इंडियन है या बंगाली लग रहा है शक्ल से, लेकिन एक अमेरिकन नहीं पहचान सकता कि बंगाली कौन है और वो कौन है। इस तरह से चाइना में रहने वाला चाइनीज़ और जापानीज़ में फ़ौरन से फ़र्क कर लेगा, और कोरियन में, लेकिन हम नहीं कर पाएंगे फ़र्क, चूँकि जाहिर सी बात है हम उस तरह के मतलब उस माहौल में नहीं है। इस तरह से हमें यूरोपियन सब लिखे लगेंगे, हमारे यहाँ गोरे हैं तो अंग्रेज़ हैं। अब वो चाहे ब्रिटिश हो, चाहे अमेरिकन हो, चाहे वो जर्मन हो, चाहे वो फ्रेंच हो, हमें लगता है सब अंग्रेज़ हैं, सारे अंग्रेज़ हैं, सब को अंग्रेज़ है भाई, गोरे हैं सब। लेकिन ये सब अलग अलग कंट्रीज़ हैं, अलग अलग नेशंस हैं।
तो हम नहीं फ़र्क कर पाते। सिंपल सी बात है ना, मैं एक बंदा खड़ा करूँ, वो तो बताओ ये ब्रिटिश है, ये अमेरिकन है, आप बोलोगे कुछ भी हो सकता है, आप बोलोगे बस अंग्रेज़ है। तो इस्लाम की एक अलग सिविलाइजेशन है, चाइना की एक अलग सिविलाइजेशन है, और इंडिया की एक अलग सिविलाइजेशन है, हिंदू सिविलाइजेशन। इंडिया में है, नेपाल के अंदर मौजूद है, श्रीलंका के अंदर अच्छे खासे हिंदू मौजूद हैं, ठीक है। तो ये सब जो है वो सिविलाइजेशंस हैं। दीज डिफर फ्रॉम ईच अदर एज मच एज दे डिफर फ्रॉम द सिविलाइजेशन ऑफ क्रिश्चियनडम। ये बिल्कुल इसी तरह से एक दूसरे से अलग है तीनों सिविलाइजेशन, जिस तरह से ईसाइयत, क्रिश्चियनडम मतलब ईसाइयत, जिस तरह से ईसाइयत से मुख्तलिफ है, लेकिन ईसाइयत ज़्यादातर यूरोपियन नेशंस के अंदर है। एंड देयर इज़ नॉट द फेंटेस्ट रीज़न, और सबसे कमतर या कम तरीन कोई वजह नहीं है टू एक्सपेक्ट दैट टू एक्ट ऑल टू एक्ट एज यूनिसन, कि सब यूनिसन मतलब इत्तेहाद के साथ रह पाएंगे, मतलब एक ही कंट्री के अंदर रह पाएंगे। जैसे सोवियत यूनियन चाह रही थी ना कि तमाम एशियन नेशंस को मिलाकर एक कंट्री बना दें, USSR, जो पिछले कल की क्लास में बता रहा था। लेकिन वो कहते हैं कि ऐसा सही नहीं है करना, चूँकि अलग अलग नेशन सही है। सेम यही 2 नेशन थ्योरी के अंदर बात आई थी, 2 कौमी नज़रिया, कि जब काजम ने कहा था ना इंडियन से, मतलब गांधी जी से, कि भाई हम अलग अलग कौम हैं, हमें अलग ही रहना है, अगर हम साथ मिलकर रहेंगे तो क्या होगा, हमारी सिविलाइजेशन मिक्सअप हो जाएगी, मुसलमान हिंदू बन जाएंगे और हिंदू मुसलमान बन जाएंगे, तो हमारी जो इतनी पुरानी सिविलाइजेशन है वो तो मिट्टी में मिल जाएगी। तो इस चीज़ के बारे में, ठीक है। तो व्हाट इज़ टू बी होप्ड इज़ नॉट एन एंडीवियर आफ्टर कल्चरल और पॉलिटिकल यूनिटी। तो क्या एक उम्मीद करनी चाहिए कि नॉट एंडीवियर, कि हम जद्दोजहद ना करें, एंडीवियर मतलब जद्दोजहद, हम जद्दोजहद ना करें आफ्टर कल्चरल और पॉलिटिकल यूनिटी, कि सियासी या सकाफ़ती इत्तेहाद हो जाए, कि सियासी तौर पर कंट्री मिलकर रह लें, या जो है वो हम कल्चरल सकाफ़ती तौर पर कंट्री मिलकर रहें, नहीं, बट ए डिटर्मिनेशन, लेकिन एक अज़्म हो टू अपहोल्ड इंडिपेंडेंस, कि वो कायम रखेंगे अब आज़ादी एट होम, अपने घर पे, एंड टू रिस्पेक्ट इट एल्सवेयर, और बाकी जगहों पर उसकी एहतराम भी करेंगे उस आज़ादी का, बाकी कंट्रीज़ के लिए। मतलब हम ये नहीं चाहते कि एशिया के सारे कंट्री मिलकर एक मुल्क बन के रहें, नहीं, अपनी अपनी कंट्री में रहो, अपनी आज़ादी को बचाओ, अपनी आज़ादी को कायम रखो, और दूसरों की आज़ादी की इज़्ज़त करो। मतलब दूसरों को भी जीने का हक़ है, अगर आपको जीने का हक़ है। अगर कोई आपकी कंट्री पे हमला नहीं कर रहा तो आप भी किसी कंट्री पे हमला ना करो जाके। आज़ादी के रिस्पेक्ट करने से को कहते हैं, दूसरों की आज़ादी की रिस्पेक्ट करो। एंड व्हेन आई स्पीक ऑफ इंडिपेंडेंस, और जब मैं आज़ादी की बात करता हूँ, आई एम नॉट थिंकिंग ओनली ऑफ पॉलिटिक्स, मैं सिर्फ सियासी आज़ादी की बात नहीं कर रहा, बट आल्सो ऑफ कल्चर, लेकिन सकाफ़त की आज़ादी की बात भी कर रहा हूँ। सकाफ़ती आज़ादी भी होनी चाहिए इंसानों को, कि अगर किसी का कोई कल्चर है तो वो कल्चर फॉलो करे, जो कि कल्चर से दुनिया में रंगीनी है। डिफरेंट पाकिस्तान है, पाकिस्तान के अंदर अलग तरह के कल्चर्स हैं, ठीक है, अलग अलग तरह के कल्चर, सिंधी कल्चर है, पंजाबी कल्चर है, पश्तून कल्चर है, बलोच कल्चर है। हर कल्चर की अपनी ड्रेसेस हैं, अपने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, अपनी रिवायतें हैं, अपनी ज़बान है, और अपनी खूबसूरती है, और उसमें मज़ा भी आता है। भाई सिंधी होते हैं तो सिंधी टोपी अजरक डे जो होता है तो उसको मनाते हैं, मज़ा आता है उसको मनाने में। अगर से आई एम नॉट अ सिंधी बट आई यूज़ टू सेलिब्रेट इट, वाई, अगर सकाफ़त है, खूबसूरती है, सिंपल सी बात है। तो हर सकाफ़त खूबसूरत है और मज़ा आता है उसके अंदर। अगर सकाफ़त ख़त्म कर दो तो बोरियत रहेगी, सिर्फ रहा गया। फिर उसके बाद हम बोलेंगे सारी सकाफ़त ख़त्म हो गई, बस सब एक जैसा कपड़ा पहनेंगे दुनिया में, एक जैसे ज़बान बोलेंगे, तो दुनिया में खूबसूरती नहीं रहेगी। मैं आपको एक गाँव, एक चमन पर लेकर जाऊँ, एक गुलशन में लेकर जाऊँ, एक गार्डन में लेकर जाऊँ, और पूरे गार्डन में मैं सिर्फ एक फूल लगा दूँ, गेंदे का फूल भर दूँ पूरे गार्डन में, फिर वो इतना खूबसूरत नहीं लगेगा फिर वो गार्डन। लेकिन यही अगर गार्डन हो, उसके अंदर गेंदे का फूल भी हो, चंबेली भी लगी हो, उसमें गुलाब भी लगा हो, उसमें लोटस भी उसके अंदर हो, डैफोडिल्स भी उसके अंदर हो, तो वो खूबसूरत होगा ना गार्डन। फिर वो रंग बिरंगे फूल जब आपको दिखेंगे, यही चीज़ सकाफ़त है, इसका होना ज़रूरी है। और ये अलग अलग, यही तो इख्तलाफात हैं, और इन इख्तलाफात के अंदर क्या है भाई, इसमें खूबसूरती है इन इख्तलाफात के अंदर, कि सिंधी का अलग कल्चर है, पंजाबी का अलग कल्चर है, बलोच का अलग कल्चर है, ये तो खूबसूरती है, इसका होना ज़रूरी है, सिंपल सी बात है। तो यही चीज़ बटरन नस्ल कह रहे हैं कि सकाफ़त की आज़ादी होनी चाहिए, ये ज़रूरी है, ठीक है। और ये हर पढ़ा लिखा इंसान इसको समझेगा। वो पढ़ा लिखा नहीं है जो ये बोलता सकाफ़त होनी नहीं चाहिए, सकाफ़त के बिना तो कुछ भी नहीं है। देयर इज़ अ ग्रेट डेंजर ऑफ टू मच कल्चरल यूनिफॉर्मिटी, बहुत ख़तरा है कि सकाफ़त एक हो जाए पूरे, मतलब अगर सोवियत यूनियन अगर तमाम कंट्री को मिला लेती है तो बहुत ख़तरा है कि सकाफ़त उनकी एक ही हो जाए। क्योंकि हम जानते हैं ना, सोवियत यूनियन ने जिन कंट्रीज़ पर कब्ज़ा किया था ना, आज भी अगर आप उन कंट्रीज़ के अंदर जाएंगे तो वहाँ सारी बिल्डिंग एक जैसी है,
जैसे काज़िकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, किर्गिस्तान का भी इंटरनेट पर सर्च कीजिएगा इसको, सारी बिल्डिंग इनकी एक ही जैसी है, बिल्डिंग एक जैसी है, रोड्स एक जैसे बने हुए हैं, मतलब कुछ अलग सा आपको नहीं दिखता उसके अंदर कि ये इस्लामिक कंट्री है और उसके अंदर कुछ इस्लामिक सिविलाइजेशंस, कैलीग्राफी, ये सब है, कुछ नहीं दिखता, बड़े रुके फुके से कंट्रीज़ हैं वो सारे। तो कल्चर ख़त्म कर देता है कम्युनिज्म। नो ग्रेट सिविलाइजेशन हैज़ एवर बीन कॉस्मोपॉलिटन, कोई बड़ी तहजीब कभी भी कॉस्मोपॉलिटन नहीं हो सकती। कॉस्मोपॉलिटन किससे कहते हैं? देखो, एक चीज़ होती है मेट्रोपॉलिटन और एक होती है कॉस्मोपॉलिटन। क्या डिफरेंस है? मेट्रोपॉलिटन तो हर वो सिटी मेट्रोपॉलिटन सिटी है जिसकी आबादी 1 करोड़ से ज़्यादा है, हर वो शहर मेट्रोपॉलिटन है जिसकी आबादी 1 करोड़ से ज़्यादा है। कराची इज़ अ मेट्रोपॉलिटन सिटी, मुंबई इज़ अ मेट्रोपॉलिटन सिटी, टोक्यो इज़ अ मेट्रोपॉलिटन सिटी, बेजिंग एंड शंघाई आर द मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ बिकॉज ऑल दीज सिटीज़ हैव ए पॉपुलेशन ऑफ ओवर 1 करोड़। ये तो मेट्रोपॉलिटन है, इसलिए कराची के साथ मेट्रोपॉलिटन सिटी लिखा होता है, ठीक है। ये KMC, कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, KMC का जो फुल फॉर्म है। कॉस्मोपॉलिटन किसे कहते हैं? कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है अगर किसी एक कंट्री, एक जगह पर मुख्तलिफ सिविलाइजेशन के लोग, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग आकर रहना शुरू कर दें, दिस इज़ कॉल्ड कॉस्मोपॉलिटन। लेट्स से जैसे कि इसकी बेस्ट एग्जांपल है दुबई। तो हैव यू एवर बीन टू दुबई? एनीवन? नो वन? ओके। टीवी वगैरह में देखा होगा आपने वीडियोस में कि दुबई जो है ना, वो उसके अंदर अगर भी आप जाए, दुबई वैसे UAE के अंदर है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो जहन में क्या आना चाहिए कि अरबी कल्चर होगा उसके अंदर, सारे लोग अरबी बोल रहे होंगे वहाँ पर दुबई के अंदर, और अरबी लिबास पहने होंगे वहाँ सारे लोग, अरबी जो जुब्बा वगैरह होता है जो वाइट कलर का जो पहनते हैं वो सारा लिबास होगा उनका। लेकिन ऐसा नहीं है दुबई में आप जाएंगे तो आपको लगेगा नहीं आप किस कंट्री में घूम रहे हैं, कौन सी कंट्री आपको समझ में नहीं आएगी। वहाँ आपको पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली और चाइनीज़, अमेरिकन्स, हर तरह के लोग आपको उसके अंदर दिखेंगे, और एक इंटरनेशनल किस्म का एक शहर दुबई आपको दिख रहा होगा। तो दैट इज़ अ कॉस्मोपॉलिटन सिटी। दुबई इज़ अ कॉस्मोपॉलिटन सिटी। वाई? बिकॉज इट कंटेन्स मैनी कल्चर्स। तो इससे क्या नुकसान क्या हुआ कि दुबई का अपना कल्चर ख़त्म हो गया। यही आप अबू धाबी में, शारजा में यहाँ जाएंगे तो आपको दिखेगा कि हाँ भाई शेख लोग हैं, अरब हैं, लेकिन दुबई के अंदर आपको नहीं दिखेगा कि कोई अरबी कोई कंट्री है, वो कॉस्मोपॉलिटन है कि अरबी, ठीक है। तो कोई भी अजीम तहजीब कभी कॉस्मोपॉलिटन नहीं हो सकती है कि सब लोग मिलकर रहेंगे तो कहीं यकीनन क्या होगा कि तहजीबें जो है ना वो मिक्स हो जाएंगी आपस में, ठीक है। मॉडर्न कॉस्मोपॉलिटन इज़ बेस्ड अपॉन साइंस एंड मशीनरी। जदीद कॉस्मोपॉलिटनिज्म बेस करती है साइंस और मशीनरी पे। जदीद कॉस्मोपॉलिटनिज्म बेस करती है साइंस और मशीनरी पे। These two new elements in civilization have been superimposed upon other cultures and have shown themselves such powerful solvents that they tried to put an end not only to what was bad, also to what was good in the culture of the past. ये दो नए अनासिर, ये जो दो नए अनासिर हैं, कौन से दो? साइंस और मशीनरी। इन सिविलाइजेशन तहजीब में हैव बीन सुपरइम्पोज्ड। सुपरइम्पोज का मतलब होता है सबकत ले जाना, सबकत ले गए हैं अपॉन ओल्डर कल्चर्स, पुरानी सकाफतों पर, एंड हैव शोज देमसेल्फ सच पावरफुल सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब हल करने वाला, इतने ताकतवर हल करने वाले हैं ये, दैट दे टेंड टू पुट एन एंड, कि वो ख़त्म कर देते हैं नॉट ओनली टू व्हाट वाज बैड, ना सिर्फ वो चीज़ जो बुरी है, बट आल्सो टू व्हाट वाज गुड इन द कल्चर ऑफ द पास्ट, लेकिन वो चीज़ भी जो अच्छी है पास्ट के कल्चर में। साइंस और मशीनरी के इस दौर में, साइंस और मशीनरी के इस दौर में ये जो दो नए अनासिर हैं साइंस और मशीनरी, ये सॉल्वेंट के जैसे हैं जो हल कर लेते हैं तमाम कल्चर्स को अपने अंदर, और कल्चर की अच्छी बुरी सारी चीज़ों को हल कर लेते हैं अपने अंदर। बुरी चीज़ें भी मिट जाती हैं, अच्छी चीज़ें भी मिट जाती हैं। जैसे कल्चर होता है ना भाई, लेट्स से कि साइंस और मशीनरी का तो पाकिस्तान की मिसाल ले लें कि हमारे कल्चर था कि लाइक जब 14 अगस्त 14 अगस्त होता था तो लेट्स से कि हम क्या करते थे कि मतलब झंडियाँ वगैरह सजाते थे, ये वो गलियाँ वलियाँ सजाते थे, अच्छा खासा ये काम करते थे। जब हम बड़े होते गए तो आखिरकार ये चीज़ कम होती गई, अब इतना ज़्यादा नहीं होता वो जितना पहले गहमा गहमी होती थी 14 अगस्त को, गलियाँ सजाते थे जो खुशी से। साइंस और मशीनरी एज में क्या हुआ कि लोग रोबोटिक हो गए, वक्त नहीं मिला, तो चलो एक अच्छी चीज़ मिट गई इसकी वजह से, बुरी चीज़ें भी बहुत सारी मिटी। बुरी चीज़ों से मुराद शब बारात जब आता था तो पटाखे वटाखे फोड़ा करते थे बहुत सारे लोग, अब पटाखे नहीं फटते शब बारात में, तो वो बुरी चीज़ थी कल्चर की, वो भी हल हो गई उसके अंदर। अच्छी बुरी तमाम चीज़ों को हल कर लेती है साइंस और मशीनरी अपने अंदर। जब ये एज आते हैं, इंडस्ट्रियल एरा जब आता है तो लोग इतने मसरूफ़ हो जाते हैं, अच्छा बुरा कोई काम करने का टाइम नहीं होता उनके पास। सही है।
तो ये कह रहे हैं ये बहुत पावरफुल सॉल्वेंट है जो दूसरे में अपने अंदर एक दूसरे को हल कर देते हैं। इट मस्ट बी एडमिटेड दैट दे आर नेसेसरी, ये भी एडमिट करना पड़ेगा कि ज़रूरी है ये, एंड दे आर गुड, और अच्छे भी हैं साइंस एंड मशीनरी इफ़ राइटली कंट्रोल्ड, अगर ठीक तरह से उनको काबू में रखा जाए। बट इट नीड नॉट टू बी एडमिटेड दैट द एडुलेशन, एडुलेशन मतलब ज़्यादती, कि इनकी ज़्यादती शुड स्वीप अवे एवरीथिंग एल्स, स्वीप अवे मिटा देना, वो मिटा देगी बाकी तमाम चीज़ों को अगर इसको ज़्यादा किया जाए साइंस एंड मशीनरी को। एक ख़ास कंट्रोल हद तक रखना चाहिए इनको। इफ़ ह्यूमन लाइफ इज़ टू बी टॉलरेबल, अगर इंसानी ज़िंदगी को टॉलरेबल बनाना है, टॉलरेबल मतलब काबिल बर्दाश्त, अगर इंसानी ज़िंदगी को काबिल बर्दाश्त बनाना है, इट कैन नॉट बी होली मशीनाइज्ड, उसको पूरी तरह से मशीनाइज नहीं कर सकते हम। इट मस्ट कंटिन्यू टू कंटेन पोइट्री एंड म्यूजिक एंड आर्ट एंड लव एंड द सिंपल जॉयस ऑफ लाइफ। ज़िंदगी में लाजमी होना चाहिए शायरी और मौसीकी और फ़न और मोहब्बत और ज़िंदगी की सादा सी खुशियाँ, ये भी ज़रूरी है ज़िंदगी में। रोबोट नहीं बनना है इंसान को, रोबोटिक लाइफ नहीं जीनी है, बल्कि वो अच्छी ज़िंदगी है जिसके अंदर लोग शायरी भी लिख रहे हों, म्यूज़िक भी सुन रहे हों, फ़न भी आगे बढ़ रहा हो, मोहब्बत भी की जा रही हो, और सिंपल जॉयज़ ऑफ लाइफ और सादा खुशियाँ ज़िंदगी की वो एंजॉय की जा रही हों। दीज आर थिंग्स दैट टेंड टू बी फॉरगॉटन इन अ मशीन एज। इन चीज़ों को मशीन एज में भुला दिया गया था, मशीनी दौर में। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब आया था तो लोग रोबोट बन चुके थे। दे आर फॉरगॉटन इन द कम्युनिस्ट फिलॉसफी, कम्युनिस्ट फिलॉसफी के अंदर भी उसको भुला दिया गया था, जो मैं कल की क्लास में बता रहा था। एंड दे आर नॉट गिवन सफिशिएंट वेट बाय मैनी मैन, और कोई वजन नहीं देगा उसको बहुत सारे ऐसे लोग हु थिंक्स देमसेल्फ इन द फोर फ्रंट ऑफ प्रोग्रेस, जो अपने आप को आज़ादी में आगे पाते हैं, जो आज़ाद ख्याल लोग हैं, जो तरक्की पसंद लोग हैं, वो कभी भी इस चीज़ को प्रीफर नहीं करेंगे कि ये चीज़ें मिट जाए दुनिया से। आई शुड लाइक टू होप दैट री अवेकनिंग एशिया विल रिमेंबर दीज एलिमेंट्स इन द गुड लाइफ। मैं उम्मीद करना चाहता हूँ कि दोबारा बेदार होने वाली एशिया वो इन अनासिर को अपनी ज़िंदगी में याद रखेगी, कि इनको भूलना नहीं है, इन चीज़ों को ज़िंदगी में होना होगा। I should like to think that rivalries and the struggle for national independence will not be so severe as to compel militaristic missionization. मैं ये सोचना पसंद करता हूँ कि राइवलरीज मतलब दुश्मनी और कौमी आज़ादी की जदोजहद वो इतने ज़्यादा सीवियर मतलब शदीद, इतने शदीद ना हो कि वो कंपेल, कि वो मजबूर कर दे मिलिटरिस्टिक मिशनाइजेशन को, मतलब मशीनकारी को, वेपन्स ऑफ वॉर, मास प्रोडक्शन, उसको बढ़ाना शुरू कर दे। मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ हों, इतनी ज़्यादा राइवलरी आप रख लें कि आप मजबूर हो जाएं कि आप मिलिटरिस्टिक मिशनाइजेशन करें। ये बड़ी मेन बात है। यूरोप के अंदर बहुत जगहों पर मिलिटरिस्टिक मिशनाइजेशन नहीं होती। स्विट्ज़रलैंड, अब स्विट्ज़रलैंड के अंदर अपनी फ़ौजी नहीं है, उसकी मिलिट्री नहीं है, स्विट्ज़रलैंड की ज़रूरत ही नहीं है उसको, न्यूट्रल जोन है वो, तो वो अपना सारा पैसा बजाय मिलिट्री के बजाय टूरिज़्म पे खर्च करती है। इसलिए जब से मैं पैदा हुआ तब से आज तक सऊदी अरब दुनिया का ग्रेटेस्ट टूरिस्ट रिजॉर्ट है, आज भी है, पहले भी था। स्विट्ज़रलैंड, सऊदी अरब के दे मैंने, स्विट्ज़रलैंड जो है वो सबसे बड़ा टूरिस्ट रिजॉर्ट है, चूँकि वो अपने पैसे टूरिज़्म पे लगा रहे हैं, मिलिटरिस्टिक मिशनाइजेशन पर नहीं लगा रहा। और भी वेस्टर्न नेशंस में आप देखेंगे ना यूरोप में जाकर, तो बॉर्डर्स तक नहीं है, जैसे मैंने आपको एक बार बताया था, बॉर्डर्स भी नहीं है। अभी शायद पिक्चर्स में नहीं डाल सका, वरना आप देखते हैं कि फ्रांस और जर्मनी, इन तमाम में बॉर्डर्स नहीं हैं, और बड़े स्पेशल टाइप के बॉर्डर्स हैं। स्पेशल टाइप के बॉर्डर से मुराद ये कि जो बॉर्डर है वो इस तरह से कि एक होटल है, होटल के बीच से बॉर्डर गुजर रहा है, एक कंट्री होटल के इस तरफ, एक कंट्री होटल के इस तरफ है, और दो लोग बैठ के चाय पी रहे हैं, एक बंदा बैठा हुआ है बेल्जियम में, एक बंदा बैठा हुआ है जर्मनी में, उसके टेबल के बीच से बॉर्डर लाइन गुजर रही है। ये तस्वीरें आपको इंटरनेट पे मिल सकती हैं आराम से ना, इजीली। एक ब्रिज गुजर रही है, ब्रिज के एक तरफ एक कंट्री, ब्रिज के दूसरी तरफ दूसरी कंट्री है, और ब्रिज पे आप आराम से आ जा सकते हैं। ऐसे ऐसे बॉर्डर्स हैं कि एक घर के बीच से बॉर्डर गुजर रहा है, एक घर के बीच से बॉर्डर गुजर जा रहा है, और उस घर पे दो एड्रेस लिखे हुए हैं, एक स्पेन का लिखा हुआ है, एक पुर्तगाल का लिखा हुआ है। चूँकि एक घर का बेडरूम जो है ना वो स्पेन में है, और उसका किचन जो है वो पुर्तगाल में। रियल बॉर्डर्स की बात कर रहा हूँ, मेरे को मजाक नहीं कर रहा आपसे, ठीक है। ये है दोस्ती, ठीक है, दो कंट्रीज़ के बीच में, तो उनको ज़रूरत ही नहीं है फटे करने की आपस में। शेंजन वीज़ा अगर आपने सुना हो, शेंजन वीज़ा, अगर आप यूरोप का वीज़ा लगाते हो ना, तो एक कंट्री नहीं, पूरे यूरोप का वीज़ा एक साथ लगता है ना, सुना होगा आपने। अगर आपने जर्मनी का वीज़ा लिया ना, पूरे यूरोप आप घूम सकते हो उसे एक वीज़ा से, कोई रोकेगा नहीं आपको। फ्रांस वाले बोलोगे जर्मनी आया तो मतलब मेरे घर भी आया, तो क्या फ़र्क पड़ता है, मतलब एक ही है पूरा वो यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ जो है।
तो वो लोग मिलिट्रिस्टिक मिशनाइजेशन नहीं करते हैं तो वो साइंस टेक्नोलॉजी इनमें पैसा लगाते हैं, लोगों की ज़िंदगी में पैसा लगाते हैं। ये पाकिस्तान आप देख लें, अब पाकिस्तान इंडिया के साथ हमेशा मतलब एक राइवलरी रहती है पाकिस्तान इंडिया की, और उस राइवलरी की वजह से क्या होती है, मिलिटरिस्टिक मिशनाइजेशन, कि पाकिस्तान के एक बड़ा बजट वो किस में चला जाता है, मशीन्स, वो वेपन्स ऑफ वॉर प्रोडक्शन में चला जाता है, वेपन्स बनाने में चला जाता है। सुपार्को जिसको हमें स्पेस मिशन के लिए हमने बनाया हुआ है कि स्पेस में मिशन भेजेंगे, लेकिन होता है क्या है वहाँ पर मिसाइल्स वगैरह बनाए जाते हैं। तो और अच्छा खासा बजट जो है ना वो इसी चीज़ों पर जाता है, क्यों कि मतलब हथियार बनाने में, ये बनाने में। इससे क्या होता है कि हमारे रोड्स हमारे टूटे फूटे रह जाते हैं, हमारे यहाँ पानी का निज़ाम ठीक नहीं हो पाता, हमारे यहाँ तालीम का निज़ाम ठीक नहीं हो पाता, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा ठीक नहीं होता, गांव देहात के अंदर सारी फैसिलिटीज़ नहीं आ पाती, इस वजह से कि सारा पैसा उठकर मिलिट्रिस्टिक मिशनाइजेशन पर जा रहा है, जो बटर नस्ल यहाँ पर कह रहे हैं। ये अपनी राय नहीं है, जिसमें इस चैप्टर को जो पढ़ रहा हूँ मैं रीड करके बता रहा हूँ, ठीक है। इतनी शदीद नहीं होनी चाहिए दुश्मनी कि आप इस चीज़ पर आ जाएं। बस समझ में आ गई क्लियर? मैं आपको डिफरेंट एग्जाम्पल्स देकर शो कर रहा था कि वाई वी आर बैक एंड वाई दे आर फॉर। तो एक वो मैं पढ़ रहा था किताब वाई नेशंस फेल के नाम से, तो उसके अंदर यही चीज़ लिखी हुई थी कि कौमें क्यों नाकाम होती हैं। कौमें नाकाम होने की वजह यही होती है, ये तमाम रीज़न है कौमें क्यों पीछे जाती हैं, अनडेवलप्ड रह जाती हैं। बात समझ में आ गई ये पैराग्राफ में? आई शुड से टू द रीअवेकनिंग नेशंस ऑफ एशिया, मैं एशिया के दोबारा बेदार आने वाले कौमों से कहना चाहता हूँ, योर इंडिपेंडेंस विल नॉट बी वेरी डिफिकल्ट टू प्रिजर्व। तुम्हारी आज़ादी बचानी बहुत मुश्किल नहीं होगी, ठीक। प्रिजर्व मतलब बचाना, तुम्हारी आज़ादी को बचाना बहुत मुश्किल नहीं होगा, स्पेशली इन व्यू ऑफ द डिवीजन ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इनटू 2 हॉस्टाइल कैंप्स। और ख़ास तौर पर उस वक्त जब दुनिया 2 जो हॉस्टाइल कैंप्स, 2 मुखालिफ कैंप्स में जब टूट जाएगी, तो शायद आप अपनी आज़ादी को बचा पाएंगे और आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि आप एक न्यूट्रल जोन बने रहेंगे। जो मेरी आपको एडवाइस है, जो मेरी नसीहत है कि आप नहीं जुड़ना कभी भी, मतलब बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना वो वाली बात नहीं होनी चाहिए। यूरोपियन लड़ रहे हो तो लड़ने दो, उनको मर जाने दो, तो मैं नहीं लड़ना है। क्योंकि वर्ल्ड वॉर जब हुए थे ना, तो ये मैं यहाँ मैप दिखा रहा हूँ, इसके अंदर आपको जो ये पूरी दुनिया का नक्शा है, इसमें जो ब्लैक कलर से दिख रहा है ना वो सारे के सारे अलाइड पावर्स हैं, और जो रेड कलर से जो मिल रहा है ना, रेड कलर से, वो सारे के सारे हमारे पास सेंट्रल पावर्स हैं। 2 ब्लॉक्स मिल रहे हैं, और जो सिर्फ वाइट दिख रहा है, प्योर वाइट, वो न्यूट्रल कैंप्स हैं। वो आई थिंक कि आप ढूंढने से मिलेगा आपको, यहाँ कहीं पे मिल जाएगा थोड़ा सा वाइट, तो पता नहीं यहाँ भी कहीं पे बहुत जूम वूम करेंगे तो दिखेगा, वरना पूरी दुनिया द होल वर्ल्ड इज एट वॉर। यू कैन सी कैसी अजीब सी पिक्चर है ये। कौन सी कंट्री हो जो जंग में नहीं थी, इसका मतलब है वर्ल्ड वॉर में ब्लैक वाले रेड वाले से लड़ रहे थे, तो बचा क्या कंट्री में? बस ये बचे हुए थे सिर्फ न्यूट्रल में, जबकि जंग हो रही थी सारी इधर पर, लेकिन इन्वॉल्व कहाँ थे? सारे लोग इन्वॉल्व थे, सारे कंट्री इन्वॉल्व थे। तो वही कह रहे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जंगें तो खुद एक, मैंने कल की क्लास में बताया था ना, जंग तो खुद एक मसला है, जंग से क्या मसलों का आप तलाश करते हैं, ठीक है। तो आपकी आज़ादी को बचाना मुश्किल नहीं होगा, ख़ास तौर पे तब जब दुनिया 2 मुखालिफ कैंप्स में टूट जाए। बट वॉट विल परहैप्स बी मोर डिफिकल्ट विल बी टू रिफ्रेन फ्रॉम कॉपिंग द मिस्टेक्स ऑफ द वेस्ट। लेकिन गालबन शायद क्या चीज़ मुश्किल होगी? परहैप्स के मतलब होते हैं शायद, लेकिन शायद क्या चीज़ ज़्यादा मुश्किल होगी? विल बी टू रिफ्रेन मतलब होता है रोकना, कि आप रोकना मुश्किल होगा आपको फ्रॉम कॉपिंग द मिस्टेक्स ऑफ द वेस्ट। मगरिब की गलतियों को रोकना आपके लिए मुश्किल होगा। द वेस्ट थ्रू आउट द, मतलब मगरिब में जो गलतियाँ की ना, उन गलतियों को दोहराने से रोकना बहुत मुश्किल है आपको। शायद आप भी वो गलतियाँ दोहराएंगे, जबकि दोहरानी नहीं है गलतियाँ, है ना। कहते हैं ना कि मगरिब की तरफ डूबता हुआ सूरज आपको ये पैगाम देता है कि मगरिब की तरफ जाओगे तो डूब जाओगे, है ना। जब भी रात में मतलब शाम में आप देखते हैं कि सूरज डूब रहा होता है, तो सेटिंग सन जो है ना वो आपको एक पैगाम दे रहा होता है, वो ये कि मगरिब की तरफ जो चीज़ जाती है वो डूब जाती है। तो हम भी अगर मगरिब की तरफ जाएंगे तो डूब जाएंगे। तो ये चीज़ बटर नस्ल कह रहे हैं, मुसलमान नहीं है ये एक ऐसी यूरोपियन है जो ये बात कर रहे हैं कि मगरिब की मिस्टेक्स को कॉपी नहीं कर रहे हैं, और हम लोग अपने आप को वेस्टर्नाइज करने में लगे होते हैं हर तरह से, हुलियतन हो चाहे वो ज़बान के लिहाज से हो चाहे किसी भी लिहाज से हो। हम चाहते हैं अंग्रेज़ जैसे बन जाए कैसे भी करके, जबकि वो कह रहे हैं कि मिस्टेक कॉपी नहीं करो उनकी जो उन्होंने कर दिया। बहुत गहरी बात कर रहे हैं, ये पढ़े लिखे अंग्रेज़ हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। द वेस्ट थ्रू आउट द लास्ट 5 सेंचुरीज, मगरिब ने थ्रू आउट मतलब अब गुज़िश्ता 500 सालों से हैज़ डिस्प्लेड एक्स्ट्राऑर्डिनरी एनर्जी,
गैर मामूली उसने एनर्जी दिखाई है, तवानाई दिखाई है। एनर्जी विच इज टेकन मैनी फॉर्म्स, तवानाई जिसने बहुत सी शक्लें ली हैं, सम गुड सम बैड, कुछ अच्छी कुछ बुरी। इट हैड एक्सप्लोर्ड द वर्ल्ड फ्रॉम पोल टू पोल, मगरिबी दुनिया ने एक्सप्लोर कर लिया, मतलब ढूंढ लिया दुनिया को, फ्रॉम पोल टू पोल। पोल टू पोल से मुराद बच्चों नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, कुतुब शुमाली से कुतुब जुनूबी तक ढूंढ लिया। आपको पता नॉर्थ पोल साउथ पोल 2 पोल्स हैं दुनिया में। नॉर्थ पोल को जो है ना वो नॉर्थ पोल को डिस्कवर किया था ये पेरी, रॉबर्ट पेरी ने। रॉबर्ट पेरी थे, ये इनकी फ़ोटो है। तो नॉर्थ पोल को डिस्कवर किया तो नॉर्थ पोल पे ही खड़े हैं ये। और दूसरे जो थे वो ये फिनलैंड के थे जिन्होंने साउथ पोल को डिस्कवर किया, तो उनका नाम था रोनाल्ड एमंडसन। अगर आपने बचपन में कभी कहानी या नाम सुना इनका, रोनाल्ड एमंडसन। तो ये एक ने नॉर्थ पोल डिस्कवर किया और एक ने साउथ पोल डिस्कवर किया। दोनों वेस्टर्न पीपल थे, यूरोपियन थे। तो वेस्टर्न लोगों ने तो पोल टू पोल, एक पोल से दूसरे पोल तक दुनिया फतेह कर ली, ये दुनिया को ढूंढ लिया। इट हैज लर्न द सीक्रेट्स ऑफ एटम्स एंड स्टार्स, और यही मगरिबी दुनिया ने एटम्स का और स्टार्स का, एटम जैसी छोटी चीज़ों का और तारे जैसी बड़ी चीज़ों का राज भी दरियाफ्त किया। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर जब आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, अंग्रेज़ों के नाम पढ़ते हैं ना, जॉन डाल्टन, जे थॉमसन, गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड, नील्स बोहर, श्रोडिंगर, वोल्फगैंग पॉली, सब अंग्रेज़ हैं ये, जिन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरा दिया। स्टार्स का कॉन्सेप्ट इन्होंने बताया, जो एस्ट्रोनॉट्स हैं सारे, इस जो कोने में तस्वीर बनाई, स्टीफन हॉकिंग, नाम सुना आपने, स्टीफन हॉकिंग ग्रेट साइंटिस्ट थे। इस तरह से एल्बर्ट आइंस्टाइन और इस तरह से कार्ल सेगान, बहुत सारे लोग जिन्होंने स्टार्स, एस्ट्रोनॉमर्स थे, एस्ट्रोनॉमी पर बड़े काम किए। इट हैज डिस्कवर्ड हाउ टू प्रोड्यूस सच एन अबंडेंस ऑफ नेसेसिटीज़, इसने दरियाफ्त कर लिया किस तरह से पैदा करना है सच एज अबंडेंट। अबंडेंट का मतलब होता है बहुतात, बहुतात के साथ नेसेसरीज़ को एंड कम्फर्ट्स और आसाइशों को, ज़रूरत की चीज़ों को, एज प्रीवियस एजेस वुड हैव थॉट अनइमेजिनेबल, जो पुराने दौर के लोगों ने तो नाकाबिले तसव्वुर समझा हुआ था, अंग्रेज़ों ने वो कर दिखाया। आपको दिखाया किस तरह से जो है वो आप इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं, कंप्यूटर ईजाद करके दिया आपको, मोबाइल फ़ोन ईजाद करके दिया आपको, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये इंस्टाग्राम, ये सब बनाकर आपको दिया, बाइक बनाकर दिया आपको, कार बनाकर दिया आपको, हर वो चीज़ जिस पर आप टाइम ज़ाया करते हैं आज आप, वो सब चीज़ बनाकर अंग्रेज़ों ने दिया A to Z, जिसकी वजह से ज़िंदगी अधूरी दिखती है ना भाई। तो वो चीज़ है जो पास्ट के दौर के लोग अनइमेजिनेबल समझते थे कि यहाँ बैठकर हम अमेरिका के बंदे से भी बैठ के बात कर लेंगे। लोग बोलते थे दूर से चिल्लाएगा कैसे, क्या आवाज़ चले जाएगा अमेरिका में, बोला चिल्लाऊंगा नहीं, ऐसी आवाज़ चली जाएगी फ़ोन के ज़रिए। किसी ने बोला कि हवा में उड़कर दिखा देंगे, बोला परिंदे है क्या हवा में उड़ेगा, जो राइट ब्रदर्स ने एरोप्लेन बना दिया। तो बहुत काम किया वेस्टर्न पीपल ने। अगर आज आप सोचते हैं तमाम हटा दो तमाम डिस्कवरीज़ को, तो दुनिया का दोबारा वही पत्थर के दौर में हम आ जाएंगे आगे, ऐसे ही होगा ना। तो मतलब ये शुरू भाई तारीफ़ कर रहे हैं कि वेस्टर्न नेशन ने क्या कुछ अच्छा किया है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई मुबालगा राय नहीं है इसके अंदर, कोई दो राय नहीं है कि ऐसा नहीं किया उन्होंने, बिल्कुल किया है और अपने सर बच्चा एडमिट करेगा कुछ गलत भी किया, लेकिन बट ऑल दिस। तो ये लास्ट हमारा स्लाइड चल रहा है, ठीक है, चैप्टर एंड हो रहा है यहाँ पर। बट ऑल दिस विच माइट हैव मिनिस्टर्ड टू ह्यूमन हैप्पीनेस हैज़ बीन विशिएटेड बाय वन फैटल फॉल्ट। लेकिन ये तमाम चीज़ें जिसने मिनिस्टर्ड मतलब तर्जुमानी की, जिसने तर्जुमानी की इंसानी खुशियों की, इंसानी खुशियों में रंग भरा जिसने, हैज़ बीन विशिएटेड मतलब ख़त्म हो जाना, इन सब चीज़ों को ख़त्म कर दिया एक फैटल फॉल्ट ने। एक उनका जो फैटल मोहलिक फॉल्ट था, फॉल्ट मतलब कसूर था, द लव ऑफ पावर ओवर अदर ह्यूमन बींग्स, इंसानों से ज़्यादा ताकत से मोहब्बत कर लेना, ये चीज़ थी उनका फॉल्ट, अंग्रेज़ों का फॉल्ट, वेस्टर्न पीपल का। अच्छे काम बड़े किए, यकीनन कोई शक नहीं है इस पर, साइंस टेक्नोलॉजी में आगे गए वो, दुनिया मानती है, मेरे और आपके नहीं मानने से क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन क्या किया, लेकिन गलत क्या किया उन्होंने, द लव ऑफ पावर ओवर अदर ह्यूमन बींग्स, इंसानों से ज़्यादा ताकत का नशा उनको लगा, फिर इंसानों पर जुल्म किया, आज़ादी छीनी उनसे, राज किया उन पर, उनकी आज़ादी को सल्ब किया, फंडामेंटल राइट्स छीने उनसे, और उस वक्त उसके दिल में ज़रा भी ख्याल नहीं आया वेस्टर्न नेशंस के कि यार ये भी गरीब लोग हैं, क्यों उनकी आज़ादी के पीछे तुम पड़े हो, रिसोर्सेज छीने उनसे, गलत किया। इस पर हम भी कहते हैं वाकई में ये चीज़ें गलत थी, ब्रिटिश का इंडिया में कब्ज़ा करना कोई अच्छी चीज़ नहीं थी, वो उसका कसूर था, वो गलती थी, आज भी मानते हैं, वो खुद कहते हैं हाँ ये गलती थी, क्योंकि इम्पेरियलिज्म के खिलाफ है। मैंने आपको बताया था एंटी इम्पेरियलिस्ट है बर्ट्रैंड रसल, साम्राज्यियत को पसंद नहीं करते। Africans and Asians alike have been tortured and oppressed by the energetic ingenuity of Western conquest. अफ्रीकन और एशियन दोनों
हैव बीन टॉर्चर्ड, उन पर जुल्म और सितम किया गया बाय द एनर्जेटिक, जो बहुत ताकतवर इंजेन्युइटी थी, इंजेन्युइटी जो उसका जुल्म और सितम था वेस्टर्न कंक्वेस्ट का, वो झेला उन्होंने। एशियन और अफ्रीकन नेशंस पे ही कब्जा था वेस्ट का। इफ़ द वर्ल्ड इज़ टू बी हैप्पी, अगर दुनिया को खुशी वाला बनाना है, एनर्जी एंड इंजेन्युइटी मस्ट नो लॉन्गर बी एक्सपेंडेड इन द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ दोज हु हैव लेस ऑफ दिस क्वालिटीज़। अगर दुनिया को खुशी वाली जगह बनानी है तो तवानाई को और अपनी चालाकी को, इंजेन्युइटी कहते हैं चालाकी, तवानाई को और चालाकी को हम नहीं फैलाएंगे उन लोगों के इस्तेहसाल करने में जिनके पास ये क्वालिटीज़ नहीं है। अगर अल्लाह ने आपको ताकत दे दी, आपको इल्म दे दिया है और आप ताकतवर हो चुके हैं, तो अपनी ताकत की वजह से आप उन लोगों का इस्तेहसाल मत करें जो आपसे कमतर हैं। जबकि ऐसा हुआ था, अंग्रेज़ों ने यही किया था, कमज़ोरों के ऊपर काबिज़ आ गए थे ताकत लेकर। लेकिन अक्लमंदी इस चीज़ में है, अक्लमंद इंसान वो है, अच्छा इंसान वो है, दुनिया खुशहाल उस वक्त रहेगी जब ताकतवर कमज़ोर का इस्तेहसाल ना करे, एक्सप्लॉइटेशन ना करे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया से यही कहते हुए रुखसत हुए थे कि अपनों से कमतर का ख्याल रखना, कि जब भी अपने से छोटे, तुमसे कम जो ना किसी भी चीज़ में तुमसे कमतर हो, बाप है तो बेटे का ख्याल रखे, उस्ताद है तो फिर शागिर्दों का ख्याल रखे, किसी कंट्री में कोई बड़ा है, कोई मशहूर मुल्क है कोई, तो वो कम कंट्री वालों का ख्याल रखे जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है। यही दुनिया का असूल है। मैनकाइंड मस्ट लर्न अ डिग्री ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट, इंसान को सीखना है बाहमी इज्जत एहतराम, विच इज़ नेवर हाइदर टू एग्जिस्टेड, जो कि अब तक जो कि अब तक कायम नहीं हो सकी। परहैप्स सम एटलीस्ट of the nations of Asia will have learned this lesson from their suffering at the hands of ingenious despots। शायद कुछ एशियाई कौम हैं जिन्होंने सीखा होगा इस सबक को, जिन मुसीबतें में मुब्तला रहे इंजीनियस डेस्पोट्स इंजीनियस डेस्पोट्स से मराद वेस्टर्न पीपल, तो वेस्टर्न कौमों ने जो उन पर जुल्म सितम किया, उससे उन्होंने कुछ सबक तो सीखा होगा। परहैप्स ऑन द अदर हैंड, शायद दूसरे हाथ में, दे विल ओनली हैव एक्वायर्ड अ विश टू इमिटेट द रुथलेस मेस्टोडॉन्स हु आर ब्रिंगिंग द वेस्ट टू डिजास्टर। या शायद दूसरे हाथ में वो ये भी कर सकते हैं कि उनकी ये विश हो, ये ख्वाहिश हो कि वो इमिटेट करेंगे, इमिटेट मतलब वो नकल करेंगे, रुथलेस सफाक मेस्टोडॉन्स जो है ना, वो मेमथ जैसे पुराने एनिमल्स थे। ये मेस्टोडॉन्स के एक्सटिंक्ट एनिमल्स, बहुत पहले किसी ज़माने में हाथी जैसे बड़े बड़े जानवर हुआ करते थे, उनके बड़े बड़े बाल हुआ करते थे। आइस एज कार्टून में देखा होगा आपने, मेमथ कहते हैं उसको, लंबे लंबे दांत उनके होते थे, हाथी जैसे लगते थे बट उससे बड़े साइज़ में होते थे और लंबे बाल होते थे उनके ऊपर, मेस्टोडॉन्स, वो बड़े सफाक होते थे। तो शायद तो ये रुथलेस मेस्टोडॉन से मुराद यहाँ पर वेस्टर्न नेशंस मुराद दी जा रही हैं कि शायद वो नकल करेंगे उन सफाक मेस्टोडॉन्स की जो मगरिब को डिज़ास्टर में, तबाही में लेकर जा रहे हैं। मतलब या तो एशियन कौम अक्लमंदी से काम लेगी या बेवकूफ़ी कर जाएगी और वेस्ट की पावर को, वेस्ट वाली गलतियों को दोहरा देगी। आई हैव नॉट द गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी, मुझे तोहफ़ा नहीं मिला कि मैं गैब की बात बता सकूँ, मतलब मुझे नहीं पता गैब, मुझे नहीं पता आगे क्या होने वाला है, आम इंसान नहीं बता सकता। आई हैव नॉट द गिफ्ट ऑफ प्रोफेसी एंड आई कैन नॉट प्लम द डेप्थ ऑफ ह्यूमन फुली। प्लम मतलब नापना, और मैं नाप नहीं सकता। प्लम का मतलब होता है नापना, मेजर करना, और मैं नाप नहीं सकता द डेप्थ ऑफ ह्यूमन फुल, इंसानी हमाकत की गहराइयों को, कि इंसान कितना बेवकूफ़ है। बट वाइल देयर इज़ अनसर्टेनिटी, लेकिन जब तक गैर यकीनी सूरत हाल है, होप एंड अप्रीहेंशन आर इक्वली रेशनल, तो जो होप उम्मीदें हैं और अप्रीहेंशन मतलब दुआ है, वो इक्वली रेशनल मतलब अकली है, अकल वाली है। एंड होप इज़ मोर लाइकली टू बी बेनिफिशियल, और उम्मीद करना ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मतलब कह रहे हैं कि पता नहीं क्या होगा, एशियन कौम क्या करेगी, या तो वो सीख लेगी सबक, या तो वो नहीं सीखेगी, वही दोहराएगी वेस्ट की गलतियों को। जो भी हो, मुझे तो नहीं पता कल क्या होने वाला है, और ना ही मुझे पता है इंसान कितना बेवकूफ़ है, एशियन कितनी बेवकूफ़ी दिखा सकते हैं। तो अनसर्टेनिटी है, गैर यकीनी है। लेकिन जब तक गैर यकीनी है तो हम दुआ तो कर सकते हैं, उम्मीद तो कर ही सकते हैं। मतलब ये उम्मीद करना तो अकली तौर पर ये रेशनल है, ये रेडिकल है, उम्मीद की जा सकती है। एंड होप इज़ मोर, और उम्मीद करना ही ज़्यादा बेहतर भी होता है कि हमेशा अच्छी की उम्मीद करें। सो लॉन्ग देयरफॉर एज होप रिमेन्स पॉसिबल, इसलिए जब तक उम्मीद जिंदा है, जब तक उम्मीद कायम है, आई शैल कंटिन्यू टू होप। रसल कहते हैं मैं उम्मीद करता जाऊँगा। एंड अ ग्रेट लार्ज पार्ट ऑफ माई होप विल बी सेंटर्ड इन द ईस्ट, और मेरी उम्मीद का एक बड़ा हिस्सा मरकूज़ होगा, सेंटर्ड होगा मशरक़ी का कुआं पर, और मैं हमेशा सोचूंगा कि ये अच्छा ही करे, या मेरी उम्मीद रहेगी कि वो कुछ अच्छे काम करें, डेवलप्ड नेशंस की तरफ आएँ और वेस्टर्न नेशंस की गलतियों को न दोहराएं। तो ये एक चैप्टर था जो नॉर्मली जो बड़ा बेहतरीन जो लिखा है बर्ट्रैंड रसल ने, इसको पढ़ने पे आया ना तो ये पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स सामने लिख दी गई है कि क्या है, क्या तर्ज अमल होना चाहिए गवर्नमेंट्स का, पॉलिटिशियंस का,
ये तमाम लोगों के लिए, सिर्फ आप हमारे लिए नहीं बल्कि पॉलिटिशियंस के लिए, ब्यूरोक्रेट्स के लिए, हर बंदे को पढ़ना चाहिए इस चैप्टर को कि उसमें क्या एडवाइसेस कर रहे हैं वो। बड़े क्लियर कट और सॉलिड बिलीफ पर बात करें, क्योंकि सच्ची बात करते हैं हमेशा, ये झूठ कुछ नहीं बोलते। इसमें आप देखें कोई भी आपको नहीं लगा हो कि हाँ ये गलत बात कर रहे हैं, सारी बात ठीक कर रहे हैं यहाँ पर। ये एज अ मुस्लिम भी हमें लग रहा है सारी बातें ठीक कर रहे हैं, जब खुद अथीस्ट थे, ये दहरिया थे, नास्तिक थे, किसी खुदा पर ईमान नहीं था इनका, लेकिन इस राइटिंग में ऐसा कुछ नहीं उन्होंने लिखा। ये होते अक्लमंद लोगों की बातें, जिसकी बातों पे हर कोई एडमिट करेगा, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, अंग्रेज़ हो, इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, बात ठीक है। चुके ठीक बात सबके लिए ठीक होती है और गलत बात सबके लिए गलत होती है। ठीक है, तो ये चीज़ है जो कि आपने इस चैप्टर के अंदर सीखा, पढ़ा और जाना। क्लियर चीज़ें समझ में आ गई सारी? दैट्स इट।